अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बिस्टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसी। मार्केट के सेंटिमेंट्स कुछ आज नेगेटिव डायरेक्शन में या फिर करेक्टिव मोड पे नजर आए। हमने देखा मार्केट के अंदर माइनर सी कुछ करेक्शन देखी गई और ओवरऑल मार्केट के नंबर्स काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग और फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग दिखाई दिए। इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें अगर मार्केट को, तो आज बिहेवियर काफ़ी हद तक पॉजिटिव रहा। कुछ पार्टिसिपेशन भी देखी गई और एट द सेम टाइम अगर हम बात करें लास्ट वीक की या फिर जब गैजेटेड हॉलीडेज थी उनसे पहले की, तो लैक क्लस्टर जो बिहेवियर नजर आ रहा था वो आज के दिन काफ़ी हद तक शेड आउट होते हुए दिखाई दिया गया। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। डेली हाइलाइट्स देखते चलते हैं आज की मार्केट की परफॉर्मेंस क्या रही। ओपन हुई मार्केट 45,682.11 के लेवल पर। हायर साइड टू मार्केट गई 45,831.12, लोअर वाज 45,518.74 एंड फाइनली क्लोजर 45,574.07। हम देख रहे हैं कुछ फ्लक्चुएट करती हुई मार्केट आज नंबर्स वाइज देखी गई है। चेंज रहा 108.04 का डिक्लाइन। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 783.84 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए हैं। कल के मुकाबले में इजाफा देखा गया है 205.55 मिलियन शेयर्स का। वैल्यू रही 20.82 बिलियन रुपीज। एंड वॉल्यूम लीडर्स में ऑयल स्क्रिप बीइंग इन ग्रीन टेरिटरी। बाइको पेट्रोलियम इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.68 के इजाफे के साथ। 10.26 पे क्लोजर। 120.14 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। WTL सेकंड स्कॉर पे 0.06 का इजाफा। 1.76 पे क्लोजर। 77.71 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। एंड लास्टली हेस्कॉल 1 रुपी पे हमने गेन देखा है इसका। 11.31 पे क्लोजर रहा। 60.99 का कारोबार रहा। हम देख रहे हैं कुछ ENP सेक्टर्स के स्क्रिप्ट्स शामिल हो रहे हैं वॉल्यूम लीडर्स में। इट मींस के ऑयल प्राइसेस भी इंपैक्ट दे रही हैं। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करने वाले हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में। आप ये रिपोर्ट देखें फिर वापस आते हैं। पाकिस्तान में रवा साल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में तेजी का रुझान देखने में आ रहा है। तफसीलात के मुताबिक बुनियादी तौर पर तवानाई के मुख्तलिफ शोबों में 855 मिलियन अमरीकी डॉलर की लागत की चीनी सरमायाकारी से ये मुमकिन हुआ है। पाकिस्तान में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी यानी कि FDI और शराकत दारी की ज़िम्न में चीन का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। जबकि CPEC से मुतालिक मनसूबों की कामयाबी से पाकिस्तान में FDI की आमद ने मुस्तहकम नमू हासिल की है। CPEC के दूसरे मरहले में स्पेशल इकोनॉमिक जोन की तरक्की पाकिस्तान को अहम तरीन इलाकाई मंडी बनाने में किरदार अदा करेगा। सनती जोन न सिर्फ गैर मुल्की सरमाकारों को राग़िब करेंगे बल्कि पाकिस्तान की मुआशी तरक्की को फरोग देने का मौजिब भी बनेंगे। स्टेट बैंक के मुताबिक ज़ेर गौर अरसे में सबसे ज्यादा सरमाकारी पावर सेक्टर, दूसरे नंबर पर कम्युनिकेशन सेक्टर, जबकि तीसरे नंबर पर ऑयल एंड गैस सेक्टर में हुई है। जबकि तामीरात, मालियाती कारोबार, तेल और गैस की तलाश के शोबे में भी बिलतरतीब सरमाकारी की गई है। इसके असरात मुल्क की मजमूई मईशत के अलावा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी और तेजी की सूरत में देखने में आए हैं। पाकिस्तान में बराह रास्त गैर मुल्की सरमाकारी और शराकतदारी की ज़िम्न में चीन का नहायत अहम किरदार है। जबकि CPEC से मुताल्लिक़ मंसूबों की कामयाबी से पाकिस्तान में FDI एक मजबूत चेहरा पेश करने में कामयाब रही है। सनती जोन्स न सिर्फ गैर मुल्की सरमाकारों को राग़िब करेंगे बल्कि पाकिस्तान की मुआशी तरक्की को फरोग देने का मौजिब भी बनेंगे। एग्जैक्टली इन्वेस्टर्स हमेशा से पाकिस्तान में इंटरेस्ट लेते हैं कि वो आएँ और इन्वेस्टमेंट करें, और इसके साथ साथ इतना ज़्यादा फ्रेंडली इन्वायरमेंट भी मौजूद है कि बिजनेसेस यहाँ पे फ्लरिश कर सकें। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए स्टूडियो में वी हैव गेस्ट, उनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शमीम फिरपो साहब, आप फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं KCCI के, इसके साथ साथ चेयरमैन हैं फिरपो ग्रुप ऑफ कंपनीज के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं सरदार शौकत पोपलजई साहब, आप प्रेसिडेंट हैं बलूचिस्तान इकोनॉमिक फोरम के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम टू द शो। आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का बाकायदा पोपलजई साहब आपसे। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट आपने भी देखी। पाकिस्तान अगर कोविड से पहले को देखें थोड़ा सा और यहाँ पर इसकी मद्देनज़र रखें कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे फोकस हुआ, तो यस ऑब्वियसली हुआ, लेकिन इतना ज़्यादा सीकर्स नहीं थे, इतना ज़्यादा बिजनेसेस हम लाने में कामयाब नहीं हो रहे थे। अगर हम बात करें पोस्ट कोविड सिचुएशन की, तो यहाँ पर अब ज़्यादा लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, ज़्यादा मैन्युफैक्चरर्स आने की कोशिश कर रहे हैं। ये टेक ऑन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई शक नहीं कि पिछले कुछ सालों से, रादर मैं कहूँ कि जब से ये गवर्नमेंट आई है तो वेरिएशंस है इसके अंदर। कभी FDI ऊपर हो जाता है, कभी FDI नीचे हो जाता है, और जो फोकस रहा है वो CPEC रिलेटेड रहा है। आप देखें ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट अभी तक आई है वो चाइना की तरफ से आई है,
और अगर ओवरऑल आप सेक्टर्स में देखें तो ज़्यादा फाइनेंशियल सेक्टर में उसकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। अभी पोस्ट की आपने बात की, तो पोस्ट में पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, रीज़न बीइंग कि हमारे आज भी बहुत सी चीज़ें जो हैं उनकी प्राइसेस कम हैं, इन्फ्लेशनरी प्रेशर है लेकिन कमर्शियल सेंस में नहीं है। सेकेंडली हमारे पास लेबर मौजूद है। फिर बहुत सी कंट्रीज़, अरब कंट्रीज़ जहाँ पे हमारी ह्यूमन रिसोर्स है और वो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, वो उन्होंने वापस आना शुरू कर दिया। तो पूरी दुनिया में जो इन्वेस्टर्स हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको ये डायरेक्शन मिलती है कि पाकिस्तान इज़ अ लो कॉस्ट कंट्री एज फार एज लैंड इज़ कंसर्न, ह्यूमन रिसोर्स इज़ कंसर्न और यूटिलिटी इज़ कंसर्न। वो एडवांटेज है। अब एडवांटेज उसका दो तीन तरीके से हम लोग ले सकते हैं। एक तो हम लोग बिल्कुल ही सारे एग्स सीपेक में नहीं डाल दें कि हम सीपेक को ही लेके चलेंगे। मतलब हमारे पास ओपन फील्ड है। सबसे बड़ी बात है कि एग्रीकल्चर जो है उसको, उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए। कॉर्पोरेट फार्मिंग जो है वो दुनिया के अंदर इस वक्त हमारी रिक्वायरमेंट है। हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में जो अरब वर्ल्ड है वो उनकी फूड सिक्योरिटी इज़ द मेन प्रॉब्लम, और वो अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करके they need years to bring food security within their own sphere. तो पाकिस्तान कैन बी ए हेल्पिंग हैंड टू देम। लाइफ स्टॉक है, उसके बाद जो उससे अलाइड वैल्यू एडेड इंडस्ट्री है वो आ सकती है। और इसके अंदर फिर मैं अब सीपेक का ज़रूर ऐड करूँगा कि चाइना के अंदर खुद भी अब लेबर थोड़ी एक्सपेंसिव होना शुरू हो गई है। अच्छा। और अब उनकी कोशिश है कि वो लेबर की वजह से अपनी इंडस्ट्रीज़ को रीलोकेट करें, मीन के दूसरे। और ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है तकरीबन 80+ कंट्रीज को टच कर रहा है, तो ये उनका टारगेट था बिगिनिंग से ही। प्रेसिडेंट शी ने जो ये प्रोजेक्ट अनाउंस किया वो उसी में ये था कि चाइना अपनी जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, अपनी पावर जो है वो अपनी बाउंड्री से बाहर ले जाएगी। बिल्कुल। और ये इन्वेस्टमेंट उसका सबसे बड़ा हिस्सा है। ऑब्वियसली सर, और उनकी जीडीपी ग्रोथ भी इस चीज़ की जो है वो जमानत देती है। सर आपने कहा कि डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। आपका जो एक हम कहेंगे डोमेन था ज़्यादा, या फिर आपने मुखातिब किया था वो सी पैक को किया था। फिर साहब मैं आपको ऐड करना चाहूँगी, एफडीआई के अंदर सी पैक के अलावा और जगहों पर भी फोकस होना चाहिए। हमने देखा एक्सपोर्ट्स को हम जब मद्देनज़र रखते हैं तो बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं और उसी के नंबर्स देखते रहते हैं दिन और रात, और फिर उसके बाद क्या होता है कि 3 महीने बाद कोई और चीज़ और फिर वो रह जाता है। तो ऐसे मामला भी हैं क्या? नहीं, चाहे मैं आपसे बात करूं, एक तो हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, ये तो तय है कि भाई हर मरहले पे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन इस वक्त तो वाकई जितनी पॉजिटिव न्यूज़ हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह हर सेक्टर से, यानी मैं इंडस्ट्रियल में आपसे मैं कह रहा हूँ कि इंडस्ट्री के अंदर जिस तरह मतलब ग्रोथ हो रही है और जिस तरह से हमारे वो आइटम जो हम इंपोर्ट किया करते थे और अब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई है उनकी और होने जा रही है। यानी आप इसी वजह से इंपोर्ट हमारी अब कम होती जा रही है और एक्सपोर्ट हमारी बढ़ती जा रही है। वरना पहले हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से डबल हुआ करती थी, लेकिन आज ये पोजीशन आ गई है कि हम यानी क्या कहते हैं एक्सपोर्ट हमारी कम होती जा रही है, एक्सपोर्ट बढ़ती चली जा रही है। यानी अभी पिछले महीने भी आप देखें कि 29% एक्सपोर्ट हमारी बढ़ी है। वो कोई मामूली बात नहीं है ये, अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर बड़ा सेटिस्फैक्ट्री। और मैं खुद अपने आप देख रहा हूँ कि भाई यानी जिस चीज़ के अंदर पहले हम उनसे कहते थे फ्रेंचाइज करने के लिए, वो यहाँ आने को तैयार नहीं होते थे, लेकिन आज वो हमसे खुद अपने आप इजहार कर रहे हैं और आ रहे हैं जो दर जो। इतनी फैक्ट्रियां लगी हैं आप तसव्वुर नहीं कर सकते, जिसकी वजह से यहाँ पर प्राइसेस जो हैं लैंड की खासतौर से इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत ज़्यादा शूट अप हो गई हैं। लेकिन उसके बावजूद इंटरेस्ट रेट कम हुआ है उसका भी ये थोड़ा सा हाथ है। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि भाई यानी इसके अंदर बहुत बड़ा फैक्टर आया है कि अब हमारे यहाँ लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं और जो वो आइटम जो इम्पोर्ट हो रहे थे वो इम्पोर्ट ख़त्म करके उसकी यहीं से यानी उसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू की जा रही है। राइट, मैं ये बड़ा अच्छा साइन है, ये बड़ा अच्छा साइन है। मैं जिक्र कर रही हूँ 7% जो इंटरेस्ट रेट हुआ हुआ है उसका कितना ज्यादा फैक्टर दिखाई दे रहा है? बहुत ज्यादा फैक्ट हुआ है इसका, बिल्कुल सही है। हम तो ये बहुत पुराना मुतालबा था चकराई चैम्बर का कि इसको सिंगल डिजिट में लेके आया जाए, जबकि पहले 13% 14%, उससे पहले तो 22% भी था किसी जमाने में। लेकिन बाद में जब ये कम होते होते अब ये सिंगल डिजिट में आ गया है तो इसके ऊपर अब किसी को एतराज नहीं है। बात अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर चल रही है और मुस्तकिल यानी क्या कहते हैं ग्रोथ बढ़ रही है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा उसका बेनिफिट है, बहुत ज्यादा बेनिफिट दिखाई दे रहा है। और इस वक्त मैं आपसे एक बात और करूं कि पाकिस्तान इस वक्त नंबर 1 है दुनिया में जो मशीनरी इंपोर्ट, इस वक्त मशीनरी की इंपोर्ट पाकिस्तान में नंबर 1 है।
जिसकी वजह से यानी पूरी दुनिया से मशीनरी इंपोर्ट हो रही है। जाहिर बात है वो एक्सपेंशन की लगेगी, ये नई इंडस्ट्रीज लगेंगी, तो उसके अंदर फिर जॉब भी क्रिएट होंगी, और जब जॉब्स क्रिएट होती हैं तो फिर बहुत सारी चीज़ें सही हो जाती हैं। राइट सरदार साहब, जॉब क्रिएट्स होती हैं तो बहुत सारी चीज़ें सही हो जाती हैं। कोविड के दौरान ये बहुत बड़ा चैलेंज रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट ना चाहते हुए भी जनरेट हुई है। हमने देखा है बहुत सारे बिजनेसेस बंद हुए हैं, छोटे कारोबारी जो तबका है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, तो उसके लिए भी बहुत सारे लीनियंसीज या बहुत सारी पॉलिसीज़ तो दी गई हैं, लेकिन एज़ फार एज एम्प्लॉयमेंट्स आर कंसर्न्स तो वो अभी तक ज़्यादा जो है वो टैकल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहे मामला। देखिए, इसको आपको दो एंगल से देखना होगा कि मैक्रो और माइक्रो लेवल। मैं जब मैक्रो की बात करेंगे तो मैक्रो में फिर इंडस्ट्री आ जाती है बड़े पैमाने पे, उस पे तो इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने जो बड़े सेक्टर्स हैं जिसमें कंस्ट्रक्शन है उसको आपने देखें कितना रिलीफ दिया। अभी तो बैंक से कोई भी इन्वेस्टर बात करता है तो वो अगर कोई शुगर मैन्युफैक्चरर है वो उसको सजेस्ट करते हैं कि आप कंस्ट्रक्शन बिजनेस में आ जाएं, वो काम छोड़ दें। इंडस्ट्रीज भी चाहते हैं कि उन्हें भी कोई ऐसा पैकेज दिया जाए। हमारे यहाँ ऐसा फोबिया हो जाता है। जो माइक्रो लेवल है जिस पे एक्चुअली इन्फ्लेशनरी प्रेशर आता है, वो आम आदमी है जो जॉब करता है या वाइट कॉलर काम करता है, मैं बहुत माजरत के साथ बोलूं कि उसके लिए दोनों गवर्नमेंट और उम्मीद है फिरपोश साहब बुरा नहीं मनाएंगे, दोनों इवन प्राइवेट सेक्टर ने भी अपना रोल अदा नहीं किया। प्राइवेट सेक्टर कैसे रोल अदा कर सकता है? प्राइवेट सेक्टर जो है एडवोकेसी कर सकता है, अपनी रिप्रेजेंटेशन कर सकता है, गवर्नमेंट को प्रेशर कर सकता है, अपने लिए अगर प्रेशर कर सकता है। गवर्नमेंट ने तो कोविड के स्टार्ट में ही कुछ ऐसे लोन्स भी जारी किए, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ऑफर किए, टर्फ किया, ताकि वो अपने एम्प्लॉयज़ को ना निकाल सकें। तो जितनी आई थिंक लीनियंसी दी जानी थी या स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए थी, आप समझते हैं कुछ मिसिंग है इसमें और मजीद एडिशन होना चाहिए था? बिल्कुल मिसिंग है। मिसिंग इज कोऑर्डिनेशन। आप अगर एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को करेंगे और पूरी अम्ब्रेला को नहीं करेंगे तो यू हैव टू कोऑर्डिनेट एंड डू विद एवरीथिंग। मैं समझता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर ने जितना बड़ा रोल अदा किया वो गवर्नमेंट रोल नहीं अदा कर सकी पेंडेमिक में। क्यों? प्राइवेट सेक्टर ने अपनी CSR में भी किया, उन्होंने खैरख्वाही भी की, आप उसको ज़कात कह लें, कुछ भी कर लें, सब ने लोगों ने बेतहाशा, जो 100 रुपीज देता था उसने 200 रुपीज दिए। तो ये कौम का जो हाल आप देख रहे हैं, मैं समझता हूँ क्रेडिट इस कौम को खुद जाता है। प्राइवेट सेक्टर ने बहुत बड़ा रोल अदा किया और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। गवर्नमेंट को ये चाहिए था कि उनको प्रोविंशियल गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेशन करना चाहिए था। आप देखें फेडरल गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, इम्प्लीमेंटेशन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पूरी प्रोविंशियल गवर्नमेंट करती है, डिस्ट्रिक्ट्स करते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट्स और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने डंडा तो खुद चलाया, किसी सूबे में नहीं छोड़ा। क्यों कम्युनिकेशन गैप दिखाई देता है सर? कहाँ चीज मिसिंग है जो कि पूरा होना चाहिए? सियासी इशू आ जाएगा और मेरे से कोई सियासी स्टेटमेंट निकल जाएगी, तो मैं उसको नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन ये कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए थी, इनमें इतनी सियासी बसीरत होनी चाहिए थी, शऊर होना चाहिए था कि आज भी वक्त है, वक्त गया नहीं है। देखिए ये सबसे अब ये वक्त अल्लाह ताला निकाल देंगे इंशाल्लाह। लेकिन जो पोस्ट है आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन जो है, जो लेबर अभी 7-7 10-10 दिन लॉकडाउन हुआ, तो आपको क्या पता हो कि जो डेली वेजेस का लेबर है उसके घर में क्या हुआ होगा, बिल्कुल, यानी वो किस हालत में होगा। मैं खुद देखता हूँ रोड के ऊपर बेचारे बहुत सफेद पोस्ट जो लोग हैं वो खड़े हैं, वो आपसे मांगेंगे नहीं, लेकिन वो मुझे मालूम है कि वो किस आसरे में खड़े। तो दिस इज द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट, दे हैव टू डू इट। डिप्टी कमिश्नर साहब सिर्फ डंडा नहीं चला सकते या पुलिस वाले सिर्फ डंडा नहीं चला सकते, उनका दिल भी गवर्नमेंट को चाहिए उतना रखें कि इनकी खैरख्वाही करनी। राइट सर, प्रोग्राम्स तो स्टार्ट किए जाते हैं, चाहे वो एहसास प्रोग्राम हो या डिफरेंट इसी प्रोग्राम के वेटेज के अंदर काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो दी जाती हैं और भी बहुत सारी स्कीम्स दी जाती हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि लीनियंसीज भी और मज़ीद कम्युनिकेशन गैप भी ख़त्म किया जाए। तो सर कभी कभार ऐसा होता है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट एक पेज पे नहीं नज़र आती और फिर उनको एक पेज पे लाना पड़ता है। फिर साहब आप ऐड करना चाहेंगे? यही सबसे बड़ा फुकदान है कि गवर्नमेंट यानी मरकज की और सूबे की एक पेज पे नजर नहीं आती। 18वीं तरमीम में हमें बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन पैकेज को ही हम मद्देनजर रखें, कंस्ट्रक्शन पैकेज ही अनाउंस किया गया, तो उसके बाद SPCA यानी कि जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, वहां से अप्रूवल्स को डिले कर दिया जाता है। तो वो जो पैकेज की अवेल होने में जो रूह है वो खराब कर दी जाती है। बिल्कुल मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि असल मसला ये है कि देखिए कराची जो है वो सूबा सिंध के अंदर है और कराची जो है वो हब है इकोनॉमी का, पूरे पाकिस्तान को चलाता है, अनजान है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
लेकिन सवाल ये कि यहाँ जो हुकूमत है वो फेडरल के साथ ताउन नहीं करती, वो अपने ही रूल्स यानी क्या कहते हैं लेकर आती है। अभी आप इसके अंदर भी देख लें कि भाई फेडरल ने अभी कोई उसका नहीं ऐलान किया था, लेकिन उन्होंने पेंडेमिक के अंदर अभी जो जिस चीज़ को रोका हुआ है, मैं समझता हूं कि जैसे मैं सरदार साहब ने कहा, मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक करता हूं कि उसमें सबसे पहले तो स्टेक होल्डर्स जो हैं उनके साथ ताल्लुक रखना चाहिए। इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल है बिजनेसमैन का, और जब आप बिजनेसमैन को कुछ यानी फौकियत ही नहीं देंगे, उससे कोई बात नहीं करेंगे, और जो कुछ बैठे बैठे वहाँ पर इस्लामाबाद में आप उसको अनाउंस कर देंगे, ये गलत है। उनके साथ आप यानी मुशावरत करें। अब देखिए यानी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर हमें हंसी आती है कि भाई जोड़िया बाजार आप चले जाएं तो खबे से खबा छिल रहा है, लेकिन आपने वहाँ पर इजाज़त दे रखी है कि भाई ठीक है कारोबार करें आप सारा दिन। वहां पे खबे से खबा चल रहा है, लेकिन क्योंकि अजनास की मार्केट है, सारी जरूरियात की मार्केट है, तो वहां पे वो खबे से खबा चल रहा है, कोई हर्ज नहीं है वहां, यानी कोई कोविड नहीं आएगा। अच्छा। लेकिन रेस्टोरेंट है अगर या शादी हॉल है अगर, तो वहां पे कोविड फौरन आ जाएगा। तो इसके अंदर आपको रखना चाहिए, लीलेंसी हर जगह होनी चाहिए ताकि सब कुछ शेयर बराबर का मिले। ये नहीं किसी को तो आप खुली छूट दे दें कि भाई आप काम करें, रात और दिन करें, 24 घंटे करें, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन अगर एक बेचारा ठेले वाला अगर वहाँ पे लगा के खड़ा हुआ है और वहाँ पे 4 आदमी खड़े हो गए, तो आप आन के उसके ऊपर जुर्माना, न सिर्फ जुर्माना करें बल्कि ट्रक लाएं, उसके ऊपर ठेले को उल्टें और चले जाएं, तो ये गलत है। तो जो गलत है वो गलत है, जो सही है उसे सही होना चाहिए, और मजीद सही होना चाहिए। मजीद सही कैसे होगा कि जब तक आप स्टेक होल्डर्स के साथ राब्ता नहीं रखेंगे, उनके साथ बैठ के पॉलिसियां नहीं बनाएंगे, उस वक्त तक मामला सही नहीं होंगे। राइट। मामलात को सही करने के लिए पॉलिसीज जो कि बन रही हैं वो भी 2-3 साल के नहीं बल्कि डेकेड्स के लिए बननी चाहिए, जो कि ऑब्वियसली बननी भी जा रही हैं। अभी हम देख रहे हैं कुछ ऐसी भी बनती आ रही हैं। इससे पहले तो ऐसे डेकेड्स के लिए पॉलिसीज नहीं बनी सर, लेकिन अब जबकि बनी जा रही हैं तो आप समझते हैं कि कुछ एडिशन या कुछ इस चीज़ की ज़रूरत है कि ज़्यादातर पाकिस्तानीज़ के लिए नहीं, जबकि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी अपना हक डाल रहे हैं रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू, तो उनको भी पॉलिसीज में शामिल करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। मैं एक चीज़ इससे हटके तो नहीं है, मैं रिलेटेड सब देखें, ये जो हम बात कर रहे हैं दिस इज़ वेरी अर्बनाइज्ड, राइट। लेकिन अगर मैं रूरल एरियाज़ की बात करूं तो आपको बहुत तकलीफ होगी। मैं अपने इलाके से रेफरेंस में बताऊं कि कोयटा से 1 घंटे की ड्राइव पे एक इलाका है पशीन, कोयटा का मेजर लेबर फोर्स वहां से आती है। आप मुझे बताइए कि 10 डेज लॉकडाउन में वो लेबर अपने घर से कोयटा में नहीं आ सकी, तो क्या गवर्नमेंट ऑफ द डे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट ने उनसे पूछा कि आपने कहां से खाया? ऑन दी कंट्रेरी उन्होंने ईरान बॉर्डर पूरा बंद कर दिया है कि जी इधर से स्मगलिंग होती, जहां हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व। वो मैं और आप दुनियावी तौर पे स्मगलिंग बोलेंगे, लेकिन उनकी ट्रेडिंग है, वो क्राइम, आपकी बुक्स में वो क्राइम कर रहे हैं, लेकिन वो क्रिमिनल नहीं है। तो ये जैसे फिरपो साहब ने कहा, की तरफ जाएंगे ना सर, सॉल्यूशन भी तो बताएं। मैं सॉल्यूशन ये मैं अर्ज कर रहा हूं, जैसे फिरपो साहब ने कहा और मैंने पहले अर्ज किया कि आपको यू नीड टू कोऑर्डिनेट, सबको समझना चाहिए इस मुल्क का हिस्सा। बिजनेसमैन इस गवर्नमेंट का हिस्सा है। आप ये ना समझें कि प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर जो है वही इस मुल्क का हिस्सा है, ये सब मिनिस्टर। तो आपको सबसे मुशावरत करनी है। जब मुशावरत नहीं करेंगे तो मिसिंग गैप रह जाता है बीच में, फिर लोगों को तकलीफ होती है। ये मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूं, जो रूरल इकोनॉमी है उनकी तो आवाज नहीं जाती। सर आप समझते हैं कि माइक्रो लेवल पे मुशावरत करनी चाहिए या मैक्रोस पे मुशावरत करनी चाहिए? क्योंकि जब बात होती है तरक्की की तो वो मैक्रोस से ही आ सकती है ऑब्वियसली, और अगर माइक्रोस लेवल पे बातचीत होगी तो सर फिर बातचीत ही होगी। तो उसका आंसर है कि माइक्रो लेवल के पास तो बस का और ट्रेन का टिकट नहीं इस्लामाबाद जाने के लिए। जो मैक्रो वाला है वो तो फ्लाइट पकड़ेगा और इस्लामाबाद पहुंच जाएगा, प्राइम मिनिस्टर का डोर नॉक करेगा, उसको बुलाएंगे। तो माइक्रो वाला तो बेचारा यहाँ से शहर से उधर तक नहीं जा सका। दैट्स द डिफरेंस। सर वो पॉलिटिकल जो हमारे सर्वेंट्स होते हैं, या फिर हम जो इलेक्टेड होके आते हैं सर्वेंट्स आवाम की खिदमत करने के लिए, ये उनका भी हक बनता है कि इलाके वाइज या डिस्ट्रिक्ट वाइज ये मसाइल को हल किया जाए। छोटी छोटी जगहें इसीलिए बनाई जाती हैं ताकि वो अपनी जो रिक्वेस्ट है वहाँ पे फुलफिल करवा सकें। अच्छा, ये एक मैं बात करूंगा, अगर किसी को बुरी लगती है तो बिस्मिल्लाह लगे। Political elements has literally miserably failed in this country. वो आप सेनेटर को ले लें, आप नेशनल असेंबली के मेंबर को ले लें, प्रोविंशियल असेंबली को ले लें, सवाए फोटो सेशन के, सवाए स्टेटमेंट के, कितने बिल्स उन्होंने पास किए।
किस ये पेंडेमिक में लोग अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में गए, उनको पकड़े ना उनकी गर्दनों को कि आपको किसने इलेक्ट किया, क्या अपने इलाकों में आए? बिल्कुल सर, चले अभी मैक्रोस की बात हो रही है तो मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ा सा इंटरनेशनली सर बात कर लें, थोड़ा सा ये मिस हो जाएगा, फिर प्रोग्राम का टाइम थोड़ा सा कम है। थोड़ा सा बखाली इसके अंदर ऐड करूंगा कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि भाई यानी जो हमारे प्रोविंशियल लोग हैं वो अपना पॉलिटिकल लोग हैं वो अपना उस तरह नहीं अदा कर रहे हैं जिस तरह उनको अदा करना चाहिए। और उसके अंदर एक बड़ी मेजर वजह ये है कि बुनियादी लोगों से राब्ता रखने में जो ये अपना बल्दियाती निज़ाम है वो सही होना चाहिए असल में, क्योंकि एमएनए एमपीए इतना राब्ता नहीं रखता जितना बल्दियाती लोग राब्ता रखते हैं। बल्दियाती निज़ाम हमारे यहाँ जब कभी गवर्नमेंट आई है, यानी कोई फौजी गवर्नमेंट आई है, उसने उसको ठीक किया है निज़ाम को, वो लेकर आए बल्दियाती निज़ाम, लेकिन जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है वो उसको ख़त्म कर देती है, उसको बदल देती है। ये बड़ा इसी वजह से हम देखते हैं कि अभी जब फाइनेंस टीम को देखा जाए या हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री को देखा जाए तो यहाँ पे भी कुछ रोटेशन इसीलिए नजर आया कि इकोनॉमी दिन ब दिन बेहतर की जा सके और इकोनॉमिक टीम को बेहतर किया जा सके। सर मैं चाहूँगी कि इंटरनेशनली थोड़ी सी बातचीत कर लें। आज चाइना की और पाकिस्तान की 70 ईयर्स डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को मुबारकबाद भी दी है, तो मैं चाहूँगी कि आप उस पर रोशनी डालें कि वो कैसे दिखाई दे रही है और रिलेशनशिप कितना स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये माशाल्लाह बहुत खुशी की बात है कि 70 ईयर्स हो गए हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस पे और बहुत क्लोज रिलेशनशिप है और बड़े हिस्टोरिकल रिलेशनशिप हैं। चाइना एक बहुत टेस्टेड फ्रेंड है किसी हाल में भी, वो गुड वेदर बैड वेदर हर एक में उन्होंने हमारा साथ दिया और सबसे बड़ा साथ दिया कि देखें ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आया 6 कॉरिडोर्स का जो ये प्रोजेक्ट है, लेकिन जो प्रिंसिपल कॉरिडोर है वो सीपैक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये पाकिस्तान के लिए ऑनर है और हमें चाइना का शुक्रिया अदा करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अब इसमें किसी गवर्नमेंट के ऊपर मैं नहीं रखूँगा कि प्रीवियस गवर्नमेंट हो या ये गवर्नमेंट हो या सक्सेसिव गवर्नमेंट हो, कि हर गवर्नमेंट को चाहिए था कि वो अपना जो पाकिस्तान का हक है पूरा अदा करें और सीपेक का जो फ्रूट है वो पाकिस्तान के हर कॉर्नर में पहुंचाएं। इसमें फिर गैप आ रहा है कि अभी तक फेडरल गवर्नमेंट ने प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को उस कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जिससे हम लोग सीपेक से फ़ायदा उठा सकें। सर कोविड ने आके कुछ हर्डल क्रिएट नहीं किए आप समझते हैं? मैं फिर पोस आपको सर ऐड करना चाहूँगी कि कुछ कोविड की जो ये सूरत हाल आई इसमें की वजह से बहुत गैप नहीं आ गया चीज़ों में? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, कुछ प्रोजेक्ट इसके अंदर डिले भी हो गया इसी वजह से, क्योंकि ये खाली कोविड पाकिस्तान में नहीं आया, पूरी दुनिया में आया है और उसकी वजह से कहीं ज़्यादा और कहीं कम, यानी हमारे पड़ोस में इंडिया में बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ अल्लाह ने करम किया हुआ है कि बहुत कम है और ये अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है। अच्छा, अब इसके अंदर मैं जहाँ तक बिल्कुल सही है कि सरदार साहब कह रहे हैं कि इसको उस लेवल के ऊपर होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि हर चीज़ के अंदर, हर फील्ड के अंदर मुशावरत बेइंतहा ज़रूरी है। चाइना हमारा आजमाया हुआ दोस्त है, इसमें कोई शुबे, हमने अच्छे में बुरे में हर जगह उसको अपने साथ खड़े देखा है। 70 इयर्स भी सेलिब्रेट हो रहे हैं सर, इस पे भी कमेंट और ये बड़ी अच्छी बात है कि वो यादगारी सिक्का जो आज यानी क्या कहते हैं रिलीज किया गया है 70 रुपए का, वो 70 साल की वजह से 70 रुपए का, वो भी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इसके ऊपर यानी अच्छा अप्रिशिएट करना चाहिए गवर्नमेंट को कि बर वक्त इसके ऊपर ये कदम उठाया है। तो मैं समझता हूँ कि चाइना से हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट है अल्हम्दुलिल्लाह और आगे मज़ीद होने की उम्मीद है। देखिए, लड्डू फूटता है तो भोला तो सबको झड़ता है, ज़ाहिर बात है उनके भी अपने नेशनल इंटरेस्ट हैं, वो भी हमारी तरफ अगर हाथ बढ़ा रहे हैं तो उसमें उनका भी इंटरेस्ट है। उनको दुनिया में रोशनास कराने वाले भी हम हैं, यानी पहली मरतबा चाइना को अगर किसी गैर मुल्की या रलाई ने यानी छुआ था तो वो पाकिस्तान PIA था जिसके अंदर वो किसिंजर साहब को ले गए थे। तो कहने का मसला है दुनिया में हमने उन्हें मुतारफ़ भी कराया और इसका जितना PF करें वो भी कम है, लेकिन यह है कि हमें इसके ऊपर वाकई फ़ख्र होना चाहिए ऐसी दोस्ती के ऊपर कि वो आजमाई हुई दोस्ती है अल्हम्दुलिल्लाह, किसी भी लम्हे वो हमसे पीछे नहीं रहे हैं। राइट, और CPEC जो एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है वो इसी दोस्ती का बिल्कुल शाफाना है जो कि हमें दिखाई देता है, वो सर का ताज है। बिल्कुल सर, इसमें और कंट्रीज़ की भी पार्टिसिपेशन है और कंट्रीज़ शामिल होना भी चाहते हैं, तो आप समझते हैं कि डिले जो हो रहा है वो इस रीज़न की वजह से हो रहा है कि वो शामिल हों या फिर कोई ऐसी बातचीत, क्या वजह है सर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, जो इनिशियल इनिशिएटिव लिया था $65 बिलियन में से तकरीबन $36 बिलियन जो अर्ली हार्वेस्ट प्रोजेक्ट थे वो गवर्नमेंट ने ह्यूज मेगा प्रोजेक्ट्स लिए जिसमें एनर्जी के ज़्यादा थे। तो फिर ग्रेजुअली वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोजेक्ट्स थे। इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्ड होना है, हाईवेज बननी है, टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज है।
कितना टाइम कंज्यूम होगा सर? मतलब 5 5 years? to 6 years। मैं समझता हूँ ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग है, इट शुड बी कंप्लीटेड बाय मिड और एंड ऑफ 2023। आप प्रोविंस की बात करते हैं कि ना इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं पूरे पाकिस्तान ऑब्वियसली की पूरे बात मुल्क करता की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप बोल रहे हैं कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स तक फायदा आना चाहिए था, तो आप समझते हैं जो रोड्स या इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है प्रोविंसेस में, तो वो भी उसी सीपैक के अंदर ही बनना चाहिए थे? नहीं, अब मेरा ख्याल है अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट का माजरत के साथ वो वक्त ख़त्म हो गया। वो तो जो कुछ प्रोविंसेस जिन्होंने लीड लिया, प्रोएक्टिव रहे, उन्होंने अपने सूबों में तरक्की की। जो नहीं रहे वो अब जो सेकंड फेज है, दिस इज माइक्रो लेवल प्रोजेक्ट्स, मीन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इंडस्ट्री जैसे बात हुई, ये उस लेवल के प्रोजेक्ट आएंगे। अब प्राइवेट सेक्टर का रोल है इसके अंदर। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि वो प्राइवेट सेक्टर को लिवरेज दे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इनकॉर्पोरेट करें, एक्टिवेट करें, बहुत हार्डेस्ट किस्म की कैंपेन चलाएं, बताएं कि उससे क्या फायदा। देखिए चाइना क्लियरली, मैं ऑफनली जाता हूं कि चाइना क्लियरली कहता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि स्टेट टू स्टेट हमारा एग्रीमेंट है, वी कैन ओनली डू एनीथिंग विच इज टोल्ड अस बाय द फेडरल गवर्नमेंट। नाउ दैट्स अ क्वेश्चन मार्क एंड दैट्स वरीसम सिचुएशन। तो इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट और पॉलिटिकल एलिमेंट्स का, जैसे मैंने पहले किया कि पॉलिटिकल एलिमेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। वो प्रेशर कर सकते हैं फेडरल गवर्नमेंट को कि हमारा हिस्सा है, इसको करना चाहिए। जैसे बलूचिस्तान में 3 मेजर आपके जो कॉरिडोर रूट्स हैं वो बलूचिस्तान से गुजर रहे हैं, ईस्टर्न, वेस्टर्न, सेंट्रल। आपको वॉलंटियर कर दिया था कि वो ह्यूमैनिटी की खिदमत के लिए फ्री ऑफ चार्ज काम करने के लिए तैयार हैं। तो अब भी माशाल्लाह दर्जनों डॉक्टर जो हैं वो अपने आप को रजिस्टर करवा रहे हैं, जो कि अपनी जान को ख़तरे में डाल के फ़लस्तीन जाने के लिए तैयार हैं। और ये बात मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन चूँकि इन्होंने बात की है कि जावेद अकरम साहब ख़ुद भी वहाँ पर जाएंगे, तो ये 7 दिन से जब से ये ऑफिस शुरू हुई है, तो मेरी वाइफ मिसेस सरवर, जो कि सरवर फाउंडेशन की चेयरपर्सन भी हैं, तो वो भी कहती है कि जो ही ये डॉक्टरों की खेप जाएगी तो वो भी इनके साथ इंशाअल्लाह एक कंपनी जो है वहाँ पर वो करेंगी और इनके साथ इंशाअल्लाह अपने फ़लस्तीन भाइयों को हौसला भी देंगे और उनकी मदद भी करेंगे। उसके अलावा मैं बिज़नेस कम्युनिटी का भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि एक बहुत ही शार्ट नोटिस पे हमारे गौहर एजाज साहब, मियाँ आसन साहब, हमारे तलत साहब और हमारे एसएम मनीर साहब, इन्होंने 100 मिलियन रुपीस 24 घंटे में माशाल्लाह जमा करके स्टेट बैंक के ज़रिए पहुंचा भी दिए हैं वहाँ। तो इसी तरीके से मैं अपनी तमाम बिज़नेस कम्युनिटी को, अपने भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि हम इस मुश्किल वक्त में अपने फ़लस्तीनियन भाई और बहनों के साथ खड़े होना है। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, और ये बहुत ज़रूरी बात है, और ये मैं मैसेज बार बार देता हूँ लोगों को, कि जो फ़लस्तीनियन माएँ हैं, हमारी बेटियाँ हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे बेटे हैं, जिस तरीके से वो कंकरियों के साथ टैंकों का मुकाबला कर रहे हैं, ये इंसान की सोच से बाहर है। मैंने खुद ज़ाती तौर पर मैं 10 से ज़्यादा मरतबा वेस्ट बैंक और गाज़ा गया हूँ, और वहाँ पर मैंने जिस बहादुरी के साथ, जिस जुर्रत के साथ फ़लस्तीनियन को इजरायली आर्मी के सामने, टैंकों के सामने खड़े होता देखा है, तो ये इंसान सोच सकता है, रियलिटी इंसान नहीं मान सकता। लेकिन वो ना खौफज़दा हैं, ना वो डरते हैं। बल्कि मैं एक वाक़या भी आपसे ज़रूर शेयर करूँगा कि वहाँ पर बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, और वहाँ पर जो इजरायली ब्रुटैलिटी, जो दहशत गर्दी है, उन्होंने सीधी उन पर गोलियाँ चला दी, और 2 दर्जन से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हो गए, वो उनको हस्पताल ले जाया गया। तो मैं उनको विज़िट करने के लिए जब हस्पताल गया, तो उनके चेहरे पे कोई रो नहीं रहा था। और मैं जब उनसे पूछा कि बेटा आपके 3-3, 4-4 गोलियां लगी हुई हैं, आप तकलीफ में होंगे, उन्होंने कहा नहीं, हम आज़ादी की जद्दोजहद कर रहे हैं, हम किबला अव्वल की आज़ादी की जद्दोजहद कर रहे हैं, हम बैतुल मुक़द्दस की जद्दोजहद कर रहे हैं, हम अगर शहीद हो जाएंगे तो ये भी हमारे लिए है। और साथ हमें, जिससे मुझे बार बार जब उनके बच्चों के मैं चेहरे मेरे जहन में आते हैं, जो बातें उन्होंने कही मेरे जहन में आते हैं, उन्होंने कहा कि किबला अव्वल की आज़ादी हमारा नहीं काम, ये पूरी दुनिया के मुसलमानों को हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। बैतुल मक़दस की आज़ादी पूरी दुनिया के मुसलमानों का फ़र्ज़ है उसको आज़ाद कराना। तो मैं तो यही कहूँगा, बैठ करके भी
अपील करके भी कि खुदा के लिए मुसलमानों अक्ल के नाखुन लो, सोचो कि 60 इस्लामी ममालिक हों, अल्लाह ताला ने उन्हें हर तरह के रिसोर्सेज दे रखे हों और उसके बाद भी फिर इतनी मुसलमानों की तजलील हो कि खाना जो है हमारा किबला अव्वल उस पर कब्ज़ा हो, बच्चों को वहाँ पर ज़िबा किया जा रहा हो, औरतों को रेप किया जा रहा है और इतनी मस्जिदों पे बम गिराए जा रहे हों और फिर आप खामोश बने बैठे रहें, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी बेबसी की दलील है। और मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी कहता हूँ कि जो अपने आप को कहते हैं कि हम ह्यूमन राइट्स के चैम्पियन हैं, हम जमहूरियत के चैम्पियन हैं, ओ भाई हालोकास्ट की आप बातें करते हो, हम मजम्मत करते हैं हिटलर की, जो उसने किया गलत किया, लेकिन आप भी तो हिटलर हो। जो हिटलर ने काम किया आपके साथ वही काम आप पैलेस्टीनियन नहत्ते लोगों के साथ कर रहे हो। हिटलर में और आप में कोई फर्क नहीं है। नेतन्याहू तुम दहशतगर्द हो। मैं ये ऐलान कहता हूं, हर प्लेटफॉर्म पे कहने के लिए तैयार हूं कि जो इजराइल वहां पर मुसलमानों के खिलाफ कर रहा है वो दहशतगर्दी है और इस दहशतगर्दी का इंटरनेशनल कम्युनिटी को नोटिस भी लेना चाहिए और इजराइल के खिलाफ एक्शन भी लेना चाहिए। और ख़ासकर मैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असम्बली, OIC और तमाम ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनसे भी कहूँगा कि अब टाइम एक्शन लेने का आ गया है। अब बर्दाश्त से बात बाहर हो चुकी है। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अब आप देख लें कि पूरी दुनिया में पैलेस्टाइन के साथ बहुत सिंपथी पाई जाती है, उनके साथ बहुत हमदर्दी पाई जाती है। लोग उनके मेजॉरिटी, ये हुकूमतें जो हैं, हुक्मरान शायद उनके साथ ना हों, लेकिन दुनिया का 1.5 अरब मुसलमान और इवन क्रिश्चियन दूसरी कौमों के लोग जो हैं वो भी उनके साथ खड़े हैं। और मैं आपको, जिस शख्स ने 40 साल बरतानिया में पॉलिटिक्स किया, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जूश कम्युनिटी भी की एक बहुत बड़ी तादाद बरतानिया में, अमेरिका में, मिडल ईस्ट में, इवन इजराइल के अंदर भी नेतन्याहू के इन एक्शन की मजम्मत कर रही है, कंडेम कर रही है और वो समझते हैं कि इंसानियत के खिलाफ ये क्राइम हो रहे हैं, ये वार क्राइम्स हैं जो पैलेस्टाइन में हो रहा है। तो हम बड़े फ़ख्र से ये कहते हैं कि पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम, हमारा वज़ीर आज़म, हमारा फॉरेन मिनिस्टर, हमारी कैबिनेट, हमारी तमाम जमातों के पार्लियामेंटेरियन, हम मुत्तफ़िक़ा तौर पर पूरे पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम जो हैं फ़लस्तीनी उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। हमारी दुआएं भी उनके साथ हैं, हमारी हर रिसोर्सेज जो हैं उनके साथ हैं। और ये बड़े फ़ख्र की बात है कि कल हम यौम फ़लस्तीन मना रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम, चूँकि कबड़ की वजह से बहुत सी पाबंदियाँ हैं, वरना यहाँ पूरे शहर जो हैं ब्लॉक हो जाते, लेकिन इसके बावजूद हमारे लोग कल बाहर निकल रहे हैं, अपने फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती करेंगे और उनको बताएंगे कि इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम जो हैं वो अपने फ़लस्तीनियन भाइयों के शाना बशाना खड़े हैं। और इंशाअल्लाह बैतुल मक़दस की आज़ादी तक और किबला अव्वल की आज़ादी तक हमारी दुआएं, हमारी सपोर्ट उनके साथ होगी। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह एक दिन फ़लस्तीन जो है वो ज़रूर आज़ाद होगा। और आखिरी बात करके मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। देखिए, पूरी दुनिया को मालूम नहीं है, ये झूठ बोला जा रहा है हर तरफ। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि इजराइल, जिसको हम तस्लीम कर चुकी है पूरी दुनिया, अभी हमने नहीं किया और ना हम करेंगे, इंशाल्लाह कभी नहीं करेंगे। जब फ़लस्तीन की स्टेट नहीं बनती, यरूशलेम कैपिटल नहीं बनता, पाकिस्तान कभी इजराइल को तस्लीम नहीं करेगा। लेकिन हमारे जो भाई हैं फ़लस्तीनी, वो तस्लीम करने के लिए तैयार हैं। ये ऐसे ही है कि 100 एकड़ ज़मीन हो जिस पे कोई गुंडा बदमाश आके कब्ज़ा कर ले और 30 साल, 40 साल, 70 साल उस पर कब्ज़ा जमाए रखे और उसके बाद वो उनसे कहें कि भाई इसमें से 22 एकड़ हमें दे दो। 78 एकड़ हम लेजिटिमेट आपके मानने के लिए तैयार हैं, हमें 22 एकड़ वापस दे दो। वो 22 एकड़ भी, 22% भी देने के लिए तैयार नहीं है। और जिन लोगों को वहाँ घरों से निकाला गया था, जिन विलेजेस से निकाला गया था, उनको वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस हैं 242 और 338 जो डिमांड करते हैं इजराइल से कि उन्हें विड्रॉ करना चाहिए टू प्री 67 बॉर्डर। और एक तरफ यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन नहीं होता अफगानिस्तान पे, यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन नहीं होते इराक पे, तो अमेरिका बहादुर और दूसरे बड़े बड़े ताकतवर मुल्क जो हैं हमला कर देते हैं, बमबारी करते हैं, मिलियंस लोगों को उनकी जानें ले लेते हैं। और एक तरफ लेजिटिमेट
हमारे यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस हैं, कश्मीर पे हैं, पैलेस्टाइन पे हैं, और वहाँ उन पे अमल नहीं होता। तो अब मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा को अपनी अथॉरिटी जो है इस्टेब्लिश करनी चाहिए, सही को सही, गलत को गलत कहना चाहिए, और जो यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस हैं उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और इंसाफ के तकाजे जो हैं, इंसाफ के तकाजे जो हैं, डबल स्टैंडर्ड जो है, इनको ख़त्म करना पड़ेगा। और इसी तरीके से दुनिया में अमन जो है होगा जब इंसाफ होगा। विदाउट जस्टिस ना अमन आ सकता है, ना प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, ना दुनिया में उसके लिए अमन की जगह बन सकती है। तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान जो है हमेशा हक़ के साथ खड़ा हुआ है, पाकिस्तान के अवाम हमेशा हक़ के साथ खड़े हुए हैं, और इंशाअल्लाह हम कश्मीरियों की और फ़लस्तीनियों की जद्दोजहद में उनके शाना बशाना हैं, और उनको इंशाअल्लाह पूरे तरीके से, हर तरीके से पाकिस्तान जो है वो सपोर्ट करेंगे। अच्छा सर, ये बताएं कि टेलीमेडिसिन का आपने इतला किया, तो उनकी ज़ुबान की अरबी है फ़लस्तीनियों की, तो उसको कैसे हैंडल करेंगे? दूसरा ये कि उधर लोगों को कैसे बताया जाएगा कि फ़लस्तीन, हमने लाहौर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर टेलीमेडिसिन। देखें, इसमें अभी आपने देखा ऊपर जो बात हो रही थी कि टेलीमेडिसिन की, अरबिक स्पीकिंग बैठे हैं इधर और उधर इंग्लिश स्पीकिंग बैठे हैं उधर, तो इसलिए वो इतना मसला नहीं है। हमें मसला ज़्यादा इस वक्त क्योंकि एक्सेस का है। जैसे गवर्नर साहब ने कहा कि हम तो जाने के लिए तैयार हैं, आज हमें यूएन कॉरिडोर दे। मैंने यूएन को ख़त लिखा उनके सेक्रेटरी जनरल को कि हमें एक्सेस चाहिए, कॉरिडोर चाहिए, हमें सेफ़ कॉरिडोर भी नहीं चाहिए। लाहौर में तकरीब हो रही है जहां बिजनेस कम्युनिटी ने फ़लस्तीन के बहन भाइयों के लिए इमदाद इकट्ठी की है। इस इमदाद की इतने शॉर्ट नोटिस पर इकट्ठा किए जाने पर गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने बिजनेस कम्युनिटी के इस किरदार को सराहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा को इंसाफ के तकाजे पूरे करने चाहिए, मुस्लिम ममालिक में इत्तेहाद होना चाहिए। इसराइली दहशतगर्दी से मासूम फ़लस्तीनी शहीद हो रहे हैं, जिस पर मुस्लिम ममालिक को इकट्ठे होकर आवाज़ उठानी चाहिए। कल पूरे पाकिस्तान में यौम फ़लस्तीन मनाया जाएगा। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने इस बारे में भी इजहार ख्याल किया। बराह रास्त ये मनाजिर आपने देखे। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव पे बात कर रहे थे। अभी हम देखते चलते हैं करेंसी रेट्स आज की मार्केट में क्या रहे। जी, करेंसी रेट भी देखते चलेंगे। अब देख रहे हैं कुछ डॉलर फ्लक्चुएट करते हुए दिखाई दे रहा था, कल की मार्केट में भी हमने देखा और आज की मार्केट में भी कुछ पैसा की जो है वो चेंजिंग दिखाई देती है, तो इस पर भी मजीद बात करेंगे। हमारे साथ शमीम फिरपो साहब मौजूद हैं, शौकत पोपलजई साहब मौजूद हैं, उनसे भी मजीद बात करते हैं। फिरपो साहब, कुछ इकोनॉमिक नंबर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, हम देख रहे हैं रेमिटेंसेज बढ़ रहे हैं, एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़ रहे हैं, और जो नंबर्स हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कोविड के दिनों में वो बढ़ते हुए नजर आए। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि भाई हाँ बढ़ रहे हैं और हर चीज़ बढ़ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। एक्सपोर्ट बढ़ने की दो वजूहत हैं। पहली वजह तो ये कि जितने उनके रिफंड्स ड्यू थे और पिछले 3 सालों से नहीं मिल रहे थे बिल्कुल ही, और उसके ऊपर यानी अगर वो मांगते भी थे तो बड़ी लंबी डिमांड होती थी कि भाई ये दें तो हम दें, वो अल्हम्दुलिल्लाह अब ऑटोमेटिकली उनके अकाउंट में आ रहे हैं और ट्रिलियंस में आए हैं लोगों के। जिसमें मेरी खुद एक्सपोर्टरों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम मायूस हो चुके थे कि ये पैसे अब हमें नहीं मिलने, क्योंकि शायद खजाने में इतने पैसे उनके पास ना हो, इस मद में रखे भी नहीं हो, लेकिन ये जो आ गए तो इसके ऊपर वो बड़े आने क्या कहते खुश हैं। और उसकी वजह जब उनका कैश फ्लो बढ़ा तो फिर उसके बाद एक्सपोर्ट के काम भी उनके आगे बढ़े, उन्होंने ऑफर भी किया और फिर एक्सपोर्ट बढ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें 3-4 फैक्टर हैं, कुछ इंडिया में कोविड ज़्यादा होने की वजह से, कुछ बांग्लादेश में उनके लेबर चाइल्ड की वजह से ऑर्डर वहाँ पे कैंसिल हुए और सारे पाकिस्तान में। लेकिन साथ ही साथ एक्सपोर्टर्स की भी इसके अंदर बड़ी मेहनत शामिल है कि जब उनके पास कैश फ्लो बढ़ा तो उन्होंने खुल के फिर उसके बाद, वरना वो अपने कैश फ्लो से मर जाते थे कि भाई कैश हमारे पास है नहीं तो हम कैसे मार्केट से यानी बोरो करें अपना उसका मटेरियल वगैरह। तो ये उसमें बड़ी वजह है कि एक्सपोर्ट हमारी बढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह और बड़े सेटिस्फाइड। यानी पिछले 15 साल में इतनी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी जितनी यानी क्या कहते हैं इस साल अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपोर्ट बढ़ी है।
रिकॉर्ड यानी क्या कहते हैं एक्सपोर्ट हो रही है। अच्छा, दूसरी बात ये कि इसी तरह से रेमिटेंसेज हमारी बहुत ज़्यादा आई हैं जो इससे पहले कभी नहीं आई, यानी 2.9 एक महीने में, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा, तीसरी चीज़ जो है वो उसके अंदर जो ये अपना डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी क्या कहते हैं जिस तरह से रोशन डिजिटल अकाउंट, उसमें भी हमारे यहाँ जिस तरह से डॉलर आए हैं उसने बहुत सपोर्ट की है। और पहली मरतबा हमारे रिजर्व जो हैं 15 साल के बाद यानी पिछले 15 सालों में ये इस वक्त टॉप पर है कि 23.5 अरब डॉलर तक हम पहुंच गए, जबकि ये 25 अरब से बजाय हम 40 अरब पे पहुंचते 15 सालों में हम पीछे चले गए थे। और उसके अंदर हमने ये देखा कि भाई हम 11-12 अरब डॉलर हमारे पास खाली रिजर्व में रह गए थे, जो अब बढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मुश्किल सिचुएशन हो गई थी सर। ये बड़ी चीज। ठीक है, नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं। गोल्ड करेंसी रेट हमारे पास मौजूद है। यूरो बाइंग रही 185 रुपीज़, सेलिंग वाज 187 रुपीज़। यूके पाउंड बाइंग रही 215 रुपीज़, सेलिंग वाज 218। यूएस डॉलर बाइंग रही 153.30, सेलिंग वाज 154.30। चाइनीज यान बाइंग एट 23.50, सेलिंग वाज 23.65। Saudi Riyal buying at 40.60, selling was 41.10. UAE Dirham buying at 41.60, selling was 42.20. Kuwait Dinar buying rahi 481.50, selling was 484 rupees. And lastly, Omani Riyal buying rahi 392.50, selling was 394.50. ये था कमोडिटीज़ फॉरेक्स से लेटेस्ट अपडेट। हम करेंसी वाइज कुछ फ्लक्चुएशन देख रहे हैं और हमने रिसेंटली देखा है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आज ट्वीट भी की है इसमें, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी का इन्होंने फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री एक स्केड्यूल अनाउंस कर दिया है, जिसमें इन्होंने 2 मंथ्स के गैप से ये काफ़ी हद तक जो है वो चीज़ें बता दी हैं सामने। ऐसा स्केड्यूल कभी पहले सामने नहीं आया। इट्स अ गुड साइन कि जो बिज़नेस कम्युनिटी है या फिर जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो इस चीज़ के लिए हैप्पी हैं कि हमारे पास एक चीज़ मौजूद है, कुशन मौजूद है कि पता है अब कब चेंजेस आने वाले हैं। तो अभी रिसेंटली जो इस मई के महीने में इंटरेस्ट रेट अनाउंसमेंट होने वाली है, होपफुली स्टेटस को रहेगा, लेकिन देख सकते हैं कि कुछ माइनर इजाफा भी किया जा सकता है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन नंबर्स, लेकिन इस पर अभी भी कोई जो है वो कबल अज़ वक्त कहा नहीं जा सकता कि क्या होगा। सरदार साहब से मज़ीद बात करेंगे। सर, कुछ आज हमने देखा प्राइम मिनिस्टर साहब ने वर्चुअली इनॉग्रेशन किया है हाईवे का, और कुछ कंस्ट्रक्शन के या इंफ्रास्ट्रक्चर्स के काम भी हो रहे हैं बॉर्डर्स पे, तो प्लीज़ उसको ज़रा इंटरप्रिटेशन करें। ये बहुत इनकरेजिंग प्रोजेक्ट है क्योंकि ये ईरान बॉर्डर के साथ बहुत फास्ट ट्रैक का 103 किलोमीटर्स, जो ये बड़ा मिनरल सेक्टर में बहुत रिच एरिया है। तो ईरान के बॉर्डर को, क्योंकि अभी तकरीबन मैं समझता हूँ हफ्ते या 2-3 रोज़ में कोई 800 व्हीकल्स बड़ी बड़ी जो है उधर ट्रेवल करती हैं, तो उनको बहुत मुश्किलात थी ये हाईवे उस लेवल की ना होने की वजह से। तो ये बड़ा गवर्नमेंट का अच्छा इनिशिएटिव है और फेडरल इनिशिएटिव है कि इसको होना चाहिए, और मैं होप करता हूँ कि इसकी आर्टरीज़ के लिए जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो भी फॉलो करेगी और प्रोजेक्ट आगे लगाएगी। दूसरा मैं बताऊं कि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि एक सेमी बॉर्डर कॉमन मार्केट भी क्रिएट हो रही है और हुई भी है ईरान बॉर्डर के मंड के करीब, और उसकी सेरेमनी भी हुई। अच्छा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको अर्ज करना चाह रहा हूँ कि कोई शक नहीं इसमें कि हमारे मुल्क की इकॉनमी जो है वो नेचुरल डायरेक्टिव्स ले रही है। एक होता है कि आप उसको खुद गाइडलाइन देते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, एक कुदरत आपकी मदद करती है, और इस वक्त नेचुरल जो इन्वायरमेंट है वो हमारी कंट्री को फेवर कर रहा है। राइट। अब दूसरा मैं ये बताऊं कि जैसे चाइना ने हम लोगों के साथ $65 बिलियन का एग्रीमेंट किया, इसी तरह कोई $600 बिलियन का उन्होंने ईरान के साथ किया। तो ये बहुत ह्यूज अमाउंट है। तो अल्टीमेटली जैसे बलूचिस्तान प्रोविंस पाकिस्तान का है जो 47% है इस कंट्री का लैंड वाइज, इसी तरह ईरान में भी सीस्तान बलूचिस्तान है। वो भी उनका बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें चाबहार पोर्ट भी आता है। तो चाइना का उस कंट्री के साथ एग्रीमेंट करना मीन पॉजिटिव फॉर अस ऑल्सो, क्योंकि यहाँ सीपैक है, उधर भी उनका एग्रीमेंट है, ये है। दूसरा जो मेजर चेंज है वो अफगानिस्तान के अंदर है कि अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका ने पुल आउट किया, और वहाँ पे पॉलिटिक्स के ऊपर हम इतना या डिप्लोमेटिकली क्या इनिशिएटिव होगा मैं नहीं जानता उसके बारे में, लेकिन ये मुझे ज़रूर मालूम है कि इस वक्त फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं
वो अफगानिस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। उनमें सबसे बड़ा इन्वेस्टर चाइना है, माइनिंग सेक्टर में, फ्रूट फार्मिंग में, ये उसके अंदर आ रहा है। तो अल्टीमेटली ये जो 1100 किलोमीटर बॉर्डर एक, 1400 किलोमीटर बॉर्डर एक, ये 2500 किलोमीटर बॉर्डर जो है ईरान और अफगानिस्तान की सरहद, ये विन विन सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए। एग्जैक्टली सर, हमें टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, हमें एग्रीकल्चर पे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे ध्यान देना चाहिए। मैं गवादर की बात करना चाहूँगी, इंटरनेशनली एयरपोर्ट है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा है, उसके बारे में प्लीज़ कमेंट करें कि कैसे काम चल रहा है वहाँ पर और कितना ज़बरदस्त बनने ये इनिशिएटिव होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया नताशा ये क्वेश्चन करने का। और मैं एक चीज़ स्पेल आउट करना चाह रहा हूँ कि ये बहुत सी, जैसे बिगनिंग में आपने फिरपो साहब से भी क्वेश्चन किया कि सीपैक में शायद चीज़ें स्लो डाउन हुई हैं, कतन मैं आपको अर्ज करूं कि कोई चीज़ स्लो डाउन नहीं हुई। और इस पेंडेमिक में, पोस्ट पेंडेमिक, चाइना से स्पेशल चार्टर एयरक्राफ्ट्स आए हैं जो चाइनीज इंजीनियर्स को और सीनियर लेवल लेबर को वापस काम पे लाई हैं। राइट। ये एयरपोर्ट जो है ये इस रीजन का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। और हैरानकुन बात बता रहा हूं कि दुनिया में बिजिएस्ट एयरपोर्ट कुछ साल पहले हीथ्रो को समझा जाता था, लंदन को, तो ये हीथ्रो एयरपोर्ट से भी बड़ा एयरपोर्ट होगा। एंड आई बिलीव बाय 2023 इट विल बी रेडी। और ये वाहिद इंशाल्लाह एयरपोर्ट होगा जहाँ पे 380 जो बड़ा एयरक्राफ्ट है दुनिया का वो लैंड करेगा। इसी तरह ग्वादर के जो नेटवर्किंग है थ्रू हाईवे, वो भी फास्ट ट्रैक पे। रेलवे की मुझे ये इल्म है कि फिजिबिलिटी बहुत नियर है, और उस पर भी, क्योंकि चाइनीज जो हैं जब वो इन चीज़ों में टेक्निकली इन्वॉल्व होंगे, दे आर वेरी फास्ट, दे डोंट वेस्ट टाइम एंड दे गो वेरी फास्ट, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये चीज़ अर्ज करूंगा कि ग्वादर के लिए, मैं फिरपो साहब बैठे हैं कि प्राइवेट सेक्टर जो हमारा है वो, लेट्स नॉट डिस्कस FDI फॉर ग्वादर, लेट्स डिस्कस द लोकल इन्वेस्टमेंट इनटू दैट। हमारे जो नेशनल पर्सपेक्टिव में बड़े इंडस्ट्रीज और बिजनेसमैन हैं, उनको चाहिए कि वो अपने मुल्क की इंटरेस्ट में ग्वादर में आके इन्वेस्टमेंट वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। थैंक यू सो मच। बुलबुल ज़ई साहब हमारे साथ मौजूद है, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। शमीम फिरपो साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हिस्सा लिया, हमें ज्वाइन किया। हम देख रहे हैं चैलेंजेस होते हैं, चैलेंजेस हमेशा से थे और रहेंगे, हमें चैलेंजेस के साथ ही निपटना होगा और उनके साथ ही काम करना होगा, जब भी हम आगे बढ़ सकते हैं। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। वाइंड अप करने से पहले हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, विच इज़ biztalk@ttv.com.pk। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।